Good morning, student. Today topic is organization culture prepared by the Dr. Rupinder Kaur, Assistant Professor, Department of Commerce, GCW, सिरसा, हरियाणा। पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से पहले हमें पता होना चाहिए कि कल्चर क्या है। कल्चर क्या होता है? एक आइडियाज़, एक कस्टम, एक सोशल बिहेवियर पर्टिकुलर लोगों का सोसाइटी के अंदर, एक बिलीफ यानी कि एक तरह की संस्कृति बोलते हैं, कस्टम रीति रिवाज को बोलते हैं। रीति रिवाज कब बनता है? जब कोई हम किसी कस्टम को बार बार रिपीट करते हैं तो एक लॉन्ग पीरियड के बाद वो एक कस्टम बन जाता है। जैसे कि जैसे हमारे इंडियन के अंदर बहुत सारे कस्टम्स हैं, दिवाली, दशहरा, पूर्णमासी। ये क्या है कि किसी एक हिस्टोरी को लेकर एक बार सेलिब्रेशन नहीं, बार बार सेलिब्रेशन होते रहे वो एक रीज़न के बेस पे, और वही क्या हो गया, अब एक रीति रिवाज बन गया जिसको हम आके फॉलो करते आ रहे हैं और करते रहते हैं, वो एक कल्चर बन जाता है। ऐसे ही कंपनी के कल्चर्स को यहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है। समटाइम मेड अप ऑफ द बिलीफ, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटीज़। जो सोसाइटीज़ में रहते हैं उनका रहने का तरीका होता है, और उनके कुछ सोसाइटी के रूल्स होते हैं, कुछ आइडल्स होते हैं जिनको सभी बिलीफ होते हैं, जिन्हें उन्हें बनाए रखना होता है यदि वो एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शंस ऑफ द थिंकिंग एंड एक्शन ऑफ द पीपल्स। ऑर्गेनाइजेशन culture. Organization's cultures is a collection of those attitudes, experience, values, belief which the members of the organizations follow in the general sense. यहाँ विजय सेथे ने भी कहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज अ सेट ऑफ द इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग दैट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी शेयर इन द कॉमन। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को रेफर किया गया है एक कॉमन परसेप्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ है उनका देखने का नज़रिया सेम होना। जब वो एक वर्किंग प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आती है या कोई पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है, कोई टेक्निक में चेंजेस आती है, उन सबका नज़रिया क्या होगा? सबका सेम ही होगा। तो तभी वो एक कल्चर की जो है कल्चर का वहाँ इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, उसी को हम एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कहते हैं। यानी कि इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है उसकी सेम इमेज पूरे आउटसाइड वर्ल्ड पे भी बन जाती है। पता चल जाता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो उनकी इमेज बाहर भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, और उस कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनकी एक इमेज बन जाती है कि हम एक जो है फेमस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो वेल नोन है वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर काम कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। और इस ऑपोजिट फॉर्म में हम वीक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं जिनका कल्चर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, वो अपने एक दूसरे पर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, काम करने वाले छोटी छोटी बात पर वो उनके अंदर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ का कल्चर भी क्या है, वीक होता है, तो उसकी वजह से उनकी बाहर इमेज भी आउटसाइड वर्ल्ड में भी जो है वो डाउन जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके आते हैं फीचर्स, यानी कि करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक है। इसके यहाँ कुछ करेक्टरिस्टिक यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट है सिस्टम ऑफ द शेयर मीनिंग। सिस्टम ऑफ शेयर मीनिंग का मतलब यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज ए सिस्टम है शेयर मीनिंग। इट इम्प्लाई अंडरस्टैंडिंग द की वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम सेंस एंड देयर एक्सेप्टेंस बाय ऑल इट्स मेंबर। की वैल्यू का मतलब है उस कंपनी के अंदर यूज़ होने वाले कीवर्ड यानी कि जो जिससे वो उस कंपनी का कल्चर बनता है, यानी कि सेम पॉलिसी, सेम कस्टम, सेम व्यू, सेम थॉट, सेम आइडिया, सेम बिलीफ का होना, ये की वैल्यूज़ होती है जो कि सभी जो उस काम में उस जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे मेंबर उन्हें इक्वली एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड है शेपिंग ऑफ द बिहेवियर। जिस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की एक मेन फीचर ये भी मानी जाती है, ये क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मेंबर को अब एक तो शेप देता है। जिस तरह आपको पता है कि पोर्टर होता है,
पोट बनाने वाला कुम्हार एक घड़े को अपनी हाथ से जो शेप देना चाहे वो शेप दे सकता है, चाहे वो घड़े की दे, चाहे एक तवे की दे दे, या मटका गोल बना दे, लंबा बना दे, सुराई की फॉर्म बना दे, वो उसके हाथ में होता है। ऐसे ही जो ये कल्चर जो होता है, कल्चर भी क्या होता है, मेंबरों के बिहेवियर को एक सेम सिमिलर शेप देता है। ये मेंबर्स को गाइड करता है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे अब डीलिंग करनी है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके कैसे डीलिंग करनी है। थर्ड इन है फीलिंग ऑफ द कम्युनिटी। When all the members of the organization start conducting themselves in accordance with the organization cultures, the group cohesions in them the promoted। इसे कहता है फीलिंग ऑफ कम्युनिटी का मतलब होता है कम्युनिटी यानी कि एक यूनिटी की फीलिंग आना। जब लोग इस सेम कल्चर के अंदर एक अच्छे कल्चर, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा कल्चर होता है, सभी मिलकर रहने लग जाते हैं, तो क्या होता है ग्रुप की फॉर्म में रहने लग जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है आपस में लगाव बढ़ने लग जाता है। वे अपने आप को उसका एक पार्ट मानना शुरू कर देते हैं और उनका खुद का इंटरेस्ट जो होता है वो कम हो जाता है और ग्रुप का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव उनको अपने लगने शुरू हो जाते हैं। फोर्थ है कमिटमेंट करना। जब आप किसी के हो जाते हो तो ये मानना होता है कि आप 100% उसी के काम को पूरा करने के लिए अपने 100% एफर्ट के साथ वो काम पूरा करने की कोशिश करते हो। जब आपको किसी चीज़ को जब हम अपना कह लेते हैं, तो जब उनके साथ धीरे धीरे आप जुड़ जाते हो, तो क्या है वो उस केस में आप कमिटमेंट करते हो कि मुझे आपके ब्रांड के अलावा कोई दूसरा ब्रांड यूज़ नहीं करना है। वो सेम इसमें सिचुएशंस होती है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है पीपल जो वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग द डिफरेंट बैकग्राउंड, मगर बट क्या है वैन जब होते तो वो अलग अलग जात के हैं, अलग अलग जगह से आए होते हैं, मगर जब इस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का वो पार्ट बन जाते हैं, यहाँ पर माहौल क्या है यूनिटी का है, जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या है एक इसी का ही एक पार्ट बनना मानना शुरू कर देते हैं। तो वो भूल जाते हैं कि वो किस कल्चर से आए थे, वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन इसी कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। सिक्स है डिफरेंशियल कंसेप्ट है। वो कहता है कि डिफरेंशियल कंसेप्ट इम्प्लाई एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन डिफरेंशियल कल्चर। पता ही है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कल्चर होता है। यही रीज़न है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है वो दूर से ही पहचाने जाते हैं कि वो पर्सन नेक्स्ट उस कंपनी का है, और ये किसी ना किसी तरीके से वो उनके बिहेवियर से, उनके ड्रेस सेंस से वो अलग माने जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वर्सेस वीक कल्चर। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कल्चर तो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। दो तरह के कल्चर हो सकते हैं, वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी। जो स्ट्रॉन्ग कल्चर कौन सा होता है, जहाँ पर मेंबर की वैल्यू को प्रॉपर ढंग से फॉलो करते हैं, यानी कि सभी एक ही सेंस में काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता, वो हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए रेडी होते हैं, एक यूनिटी, एक फैमिली मेंबर की तरह रह रहे होते हैं। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो होता है कल्चर माना जाता है। जो ऑपोजिट में होता है वो वीक कल्चर माना जाता है। मेंबर आइडेंटिटी यानी कि कुछ ऐसे वो एज ए मेंबर, बात पहले भी हो चुकी है कि इफ़ ए लेस कैपेबल पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर क्वालिटी कम है, यदि वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू कर देता है, तो लोग उसको क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी के बेस पे नहीं, बल्कि वो अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में वो काम कर रहा है, तो उसी के नाम से ही वो जानेंगे कि वो पर्सन भी अच्छा ही होगा, स्ट्रॉन्ग ही होगा। उसकी क्या होती है, एक आइडेंटिटी बन जाती है उसी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की वजह से। उसके बाद आता है रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी है। मिलकर काम करेंगे तो रिस्क में टॉलरेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मैनेजमेंट सपोर्ट नेचुरल है वो देती है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट क्या करती है कि हर छोटी छोटी मीटिंग के अंदर मेंबर्स को इन्वॉल्व करती है, उन्हीं के साथ मिलकर बात करती है। ऐसे ग्रुप एम्फेसिस में भी यही चीज़ बताने की कोशिश की जाती है कि वो ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, मिलकर काम करते हैं, अपना एक लाइफ का एक मेंबर, सभी को मेंबर मानते हैं, एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं, हर एक प्रॉब्लम को बैठ के मिलकर सॉल्व आउट करते हैं, तो सभी को ऐसा लगता है कि हम एक फैमिली के ही मेंबर हैं। रिवॉर्ड सिस्टम, जो काम सही नहीं करता है
उन्हें पनिश किया जाता है, और जो अच्छा काम करता है उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाता है इस केसेस में। उसके बाद फोकस ऑन द एनवायरमेंटल चेंज, फोकस ऑन द एनवायरमेंटल चेंज। एनवायरमेंट चेंज में क्या है, एनवायरमेंटल चेंज, एनवायरमेंटल चेंज में एनवायरमेंटल चेंज जो हुआ है, इन्वायरमेंटल चेंज पे भी इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। ये क्योंकि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजिंग आती है तो वो उस चेंजिंग को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। कन्फ्लिक्ट द टॉलरेंस कैपेसिटी, इनके अंदर यदि कोई भी झगड़ा हो भी जाता है तो उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी भी होती है, क्योंकि वो पहली बात तो झगड़ते ही नहीं है, और दूसरी बात यदि उनमें कोई कन्फ्लिक्ट होता भी है तो वो मिलकर सॉल्व आउट कर लेते हैं। फीचर ऑफ द स्ट्रॉन्ग कल्चर, स्ट्रॉन्ग कल्चर किसको मानते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने फीचर्स बताए हैं, जैसे कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू द क्लियर मैनर, बिजनेस क्लियर मैनर में होना चाहिए, मैनेजमेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर के साथ, एम्प्लॉय के साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहिए। वैल्यूज़ जो होती हैं, वैल्यू यहाँ पे होगी संस्कार, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बने हुए, ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है किसी ना किसी फॉर्म में उसे शेयर करना चाहिए। और जब भी किसी नए एम्प्लॉय को सिलेक्शन करते हैं, नए एम्प्लॉय की सिलेक्शन करते हैं, बहुत ध्यान से करना चाहिए कि उसकी बैकग्राउंड को चेक करते हुए कि वो ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पर आकर इस कल्चर, इस माहौल में फिट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसलिए जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल ध्यान से करनी चाहिए। विजिबल रिवॉर्ड फॉर दोज फॉलोइंग नॉर्म्स, पेनल्टी फॉर दोज वो डोंट, ऐसे लोगों को जो कि प्रॉपर ढंग से इस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड भी करना चाहिए, और जो नहीं चलते, विरोध करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पेनल्टी भी देनी चाहिए। ये फीचर है स्ट्रॉन्ग कल्चर के। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सिम्टम ऑफ द वीक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जिसके ऑपोजिट फॉर्म में ये सारे हैं। लैक ऑफ मोरल, उसमें मॉरलिटी की कमी होगी, वो प्रॉपर ढंग से फिट नहीं हो पाएंगे, इन्वायरमेंट को वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, सब कल्चर उनका जो है वो अंडर डेवलप होगा, और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू भी उनकी, वो वैल्यू जो होती हैं कल्चर उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और वार फॉर्म अमंग द सब कल्चर में हमेशा झगड़ा सा होया रहता है। ये सब निशानियां हैं वीक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन and for of the organization culture, when the almost all members of the organization have a conception of the key values of the organizations, we will say that the members and organizations are one and the same, or they have the similar identity, and such a situation known as the institutionalizations। ये क्या हो गया एक तरह का, इसमें क्या होता है कि जब क्या माना जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन अंडरस्टैंडिंग इन द, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति जब सबकी कॉमन सेंस सेम होती है, उनकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जब वो उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के की वैल्यू को फॉलो करने शुरू कर देते हैं, सारे मेंबर अपने आप को सेम मानते हैं, उनकी सिमिलर आइडेंटिटी होती है, और ऐसी सिचुएशन को ही हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस बोलते हैं। तो ऐसे केस में सारे क्या है, वो अपने आप को उसका मेंबर मानते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक कल्चर फंक्शंस, यानी कि रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन में क्या कल्चर फंक्शंस हैं। शेपिंग ऑफ द बिहेवियर बात हो चुकी है इसमें पहले भी, कि यही एक फंक्शन माना जाता है कल्चर का, कि सभी जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको एक ही शेप देना, एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी, उनकी एक आइडेंटिटी दूर से ही पता चले कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के पर्सन है, उनके बिहेवियर से, उनकी आइडल से पता चलना चाहिए। हेल्पिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चेंज, यदि कोई मान लेते हैं कि चेंजिंग आती है, आपको पता है टेक्नोलॉजी चेंज आने से क्या होता है कि जो इम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अंदर कन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है, कुछ कहते हैं कि हम नहीं अडोप्ट करते, कुछ कहते हैं कि हमें अडोप्ट करना है। तो ऐसे में जो कन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसे केस में जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कल्चर स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी तरह की चेंजिंग को ईजिली ही इम्प्लीमेंट करने में वो सपोर्ट देते हैं, वो आपस में झगड़ते नहीं हैं, वो कभी भी उसको डिनाई भी नहीं करते हैं, वो उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। डेवलपिंग द सेंस ऑफ द कमिटमेंट, उनमें कमिटमेंट की भी सेंस डेवलप होती है। कमिटमेंट मतलब कि वो 100% डेडिकेशन
उन्हीं का होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मुझे तो आपका ही ब्रांड यूज़ करना है, बाकी ब्रांड को से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। डिफाइनिंग द रोल्स है, रोल्स 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 जो रोल रोल जो है इसमें क्या माना जाता है, इसमें जो उसका रोल माना है, डिफाइनिंग द रोल्स, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है डजन द जॉब ऑफ द डिफाइनिंग द रोल ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें किसी का कोई पर्टिकुलर रोल्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर ड्यूटीज नहीं है, वो एक बाउंड्री के अंदर रहकर मिलकर एक फैमिली की तरह वो एक काम करते हैं। उनकी मेन एक्टिविटी हो, चाहे देखो सब कल्चर सब ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, उनका मेन ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, दोनों को एक ही रोल है कि उन्हें मिलकर काम करना है। एनकरेजिंग मेंबर एक दूसरे को एनकरेज करते रहते हैं, मतलब कि किसी तरह का झगड़े वाला इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। एनहांसिंग सोशल एबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक मिलकर रहना। जिस सोसाइटी में मिलकर तभी रहा जा सकता है जब हम उसके नॉर्म्स रूल को फॉलो करते हैं। रिनफोर्सिंग स्टैंडर्ड एंड इम्प्लीमेंटेशंस क्या आता है, इसमें बोला जाता है कि टू फिक्स द स्टैंडर्ड इज वन ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है, नॉट ओनली फिक्सिंग वन ऑफ द स्टैंडर्ड बट आल्सो रेनफोर्सिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड को यदि वो फॉलो ही नहीं करते हैं, खाली स्टैंडर्ड बना दिए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की जाती है, वहाँ पे जो वो कल्चर को क्या करते हैं, अवॉइड करने की ही कोशिश करते हैं, वहाँ का कल्चर स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता है। मगर रेनफोर्सिंग यानी कि फोर्स करना, जो स्टैंडर्ड बनाए हैं उनको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना ताकि उसको सारे फॉलो करें, यही भी इसका एक मेन रोल या फीचर माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कल्चर। फर्स्ट है फंक्शनल कल्चर, लाइव एंड लेट लाइव कल्चर्स, पावरफुल कल्चर, सब कल्चर, ब्लेम कल्चर, लीडर कल्चर एंड ब्रांड कॉन्करेंट कल्चर एंड मल्टी डायमेंशनल कल्चर एंड स्ट्रॉन्ग कल्चर्स है ना, वीक कल्चर। इसमें वन बाय वन आई वांट टू डिफाइन है कि कल्चर जो है नाम है वैसे उसके अकॉर्डिंग इसकी वेरिफिकेशन दे रखी है। जैसे फंक्शन कल्चर्स है, इन दिस कल्चर क्या है, वर्क श्रिंकिंग इज रिड्यूस टू द जीरो लेवल। इसमें जो कामचोर लोग हैं वो तो जीरो लेवल पे ही होते हैं, क्योंकि क्या है इस तरह के कल्चर्स में जो एम्प्लॉयज़ है यूज़ देयर कैपेसिटी, यानी कि अप टू द 100% अपनी कैपेसिटी को वो यूज़ करते हैं, अपनी 100% डेडिकेशन के साथ, पूरी स्पिरिट के साथ अपने वर्क प्लेस पे वो काम करते हैं। वो काम को इस एक लेकर चलते हैं कि काम ही उनकी पूजा है, वर्क इज़ द वर्कशिप। तो देयर लीव नो स्टोन अनटर्न इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस। वो कोई भी कसर नहीं छोड़ते कि उनकी वर्क परफॉर्मेंस हर तरीके से बढ़नी चाहिए। तो इस तरह का जहाँ कल्चर होता है उसको फंक्शनल कल्चर बोलते हैं। लाइव एंड लेट लाइव कल्चर, इस तरह के कल्चर में क्या है, जियो और जीने दो, यानी कि केयर फ्री लाइफ ये जो है स्पेंड करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या करेंगे, ना तो खुद कल्चर को प्रॉपर ढंग से फॉलो करते हैं, ना ही दूसरों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। ऐसे में क्या है, उन्हें फ्यूचर के बारे में भी कोई भी चिंता नहीं होती है, बट ना ही उन्हें कोई पैशन होता है कि उन्हें हर काम को बहुत जोर शोर के साथ करना है। मगर इस तरह उनकी जो है इस तरह का जहाँ कल्चर पाया जाता है उसको लाइव एंड लेट लाइव कल्चर्स बोलते हैं। पावरफुल कल्चर्स में जो हम बात करते हैं, पावरफुल कल्चर कहते हैं इन बिग ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है बहुत छोटे छोटे उनके डिपार्टमेंट और ब्रांचेस भी होती हैं, और ब्रांचेस के भी अपने जिसको हम सब यूनिट बोलते हैं, उन सब यूनिट की अपनी वैल्यूज़ होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की खुद की वैल्यू होती है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसको तो हम सेंटर वैल्यू बोलते हैं, यानी कि कोर वैल्यू बोलते हैं। और इन सब यूनिट की जो वैल्यूज़ होती हैं, सब यूनिट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी जो खुद की वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ यहाँ पे यानी कि संस्कार यानी कि कल्चर, जो खुद के उनके कल्चर्स हैं उसको भी अडॉप्ट करते हैं, उसके साथ साथ वो कोर जो वैल्यूज़ है यानी कि जो मेन यूनिट की वैल्यूज़ है उसको भी साथ में वो फॉलो करते हैं। इसी तरह है, यानी कि ओवरऑल अपने आप को वो एक फैमिली मेम्बर की तरह ही मानते हैं, चाहे वो उनके ही छोटे छोटे डिपार्टमेंट क्यों ना हो, चाहे उनकी अपनी ही अलग अलग कल्चर क्यों ना हो, तो उसको हम पावरफुल कल्चर बोलते हैं। ब्लेम कल्चर सब कल्चर की बात करते हैं, यानी कि सब यूनिट यानी कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे कल्चर्स होते हैं,
तो यहाँ पे भी क्या है, हर एक कल्चर का अपना सब यूनिट का अपना अपना कल्चर होता है। सिर्फ ये एक कोर कल्चर का ही एक पार्ट माना जाता है, उसको सब कल्चर बोलते हैं, यानी कि उन्हीं का एक छोटा पार्ट। ब्लेम कल्चर क्या होता है, ब्लेम नाम से ही पता चलता है, एक दूसरे को ब्लेम करना। इस तरह के कल्चर में क्या होता है कि हर पर्सन, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, एक दूसरे को की टांग खींचने में लगा होता है। वो कोई भी ऐसा टाइम या मौका नहीं छोड़ता कि जिसमें वो दूसरे की बुराई ना करे। इस तरह के कल्चर में क्या होता है, हर कोई प्रोग्रेस में एक दूसरे की प्रोग्रेस के अंदर कांटे ही बोते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बाहर भी बहुत ही नेगेटिव इमेज बन जाती है। तो कोई भी पर्सन जो अच्छे वेल पर्सन होता है, वो इस तरह की अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहता। उसके बाद आता है लीडर प्रोड्यूसिंग कल्चर। इस तरह के कल्चर में क्या होता है, सारे ही लीडर्स होते हैं। वैसे तो लीडर्स आपको पता है कि कौन से होते हैं, कि जो कि जिसकी सारी बात को वो फॉलो करें। बट इस तरह के कल्चर में, यानी इस तरह का एनवायरनमेंट होता है कि उन्हें इस तरह सिखाया जाता है कि एक दूसरे को लीड कैसे करना है। यानी कि इसके अंदर बहुत ही पैशनेबल कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि उस कंपनी के अंदर बाकी फॉलोअर्स होते हैं, वो सारे उनकी बात को मानते हैं। धीरे धीरे उनकी हर बात को मान कर वो भी उनके अंदर भी वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो भी आगे फर्दर लीड कर सकते हैं। यानी कि इस तरह का कल्चर एनवायरनमेंट बनता है कि उन्हें भी लीडर जो होते हैं, नए नए लीडर क्रिएट हो जाते हैं। ब्रांड कॉन्ग्रुएंट कल्चर, ब्रांड कॉन्ग्रुएंट कल्चर्स में होता है कि इन दिस कल्चर में एम्प्लॉय टेक द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज देयर ओन इमेज। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉय जो है, सच ए कंपनी मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द ब्रांड इमेज ऑफ देयर कंपनी। यानी कि इसमें ब्रांड की तरफ से वो हर कोशिश करता है कि वो अपने 100% कोशिश कर लेता है, एफर्ट्स करता है कि हर कंपनी के जो ब्रांड है वो हर तरीके से जो है फेमस हो। और क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यदि इस कंपनी का ब्रांड मेरे फेमस होगा तो ऑटोमेटिकली मेरी भी आइडेंटिटी अच्छी बन जाएगी। तो कंपनी की इमेज और एम्प्लॉय की इमेज दोनों एक दूसरे के साथ इसमें रिलेट करती हैं। दोनों ही एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और पूरा उसके अंदर पैशन होता है, जोश होता है कि हर तरीके से वो कंपनी के प्रोडक्ट को वो फेमस करे। मल्टी डायमेंशनल कल्चर, मल्टी डायमेंशनल कल्चर होता है अलग अलग तरह का कल्चर। यानी कि इस तरह के कल्चर में लोग सेल्फिश नेचर के होते हैं। हर कोई अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, आपने सुना हुआ है, एवरीवन बीटिंग हिज ऑन ड्रम एंड एवरीवन सिंगिंग हिज ऑन सॉन्ग। यानी कि हर कोई अपना ही राग गाता है, हर कोई अपनी ही तारीफ करता है, दूसरों की बुराई करता है। तो इस तरह के हर कोई सेल्फिश होता है। तो इस तरह के कल्चर में क्या है, जो है ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि कोऑपरेशन तो है वो तो जीरो लेवल का ही होता है। स्ट्रॉन्ग कल्चर और आगे है वीक कल्चर। हम इसके बारे में पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बताने की अब जरूरत नहीं है। आज का टॉपिक इतना ही है। थैंक यू। इसमें कोई आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।